आज है 5 फरवरी गुरुवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। नमस्कार, हरकारा के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज की खबरों में हम बात करेंगे संसद के बजट सत्र की, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के कब्र खुदने वाले नारों पर तीखा पलटवार किया है। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक सनसनीखेज दावा करते हुए कहा है कि सदन के भीतर पीएम पर हमले की आशंका थी। इसके अलावा हम जानेंगे मणिपुर के ताज़ा हालात, जहां विधायकों की जान पर इनाम रखा गया है। बात होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज के वेनेजुएला से तेल खरीदने के बड़े फैसले और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के रूसी तेल पर किए गए दावों की हकीकत पर। साथ ही सुनिए दीपक चोपड़ा के पुराने ईमेल लीक होने से मचे हड़कंप की कहानी। चलिए शुरू करते हैं विस्तार से। संसद के बजट सत्र में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए कांग्रेस और गांधी परिवार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। विपक्ष द्वारा लगाए गए कब्र खुदेगी के नारों का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश की करोड़ों माताओं बहनों और उन लोगों का सुरक्षा कवच उनके साथ है जिनकी उन्होंने सेवा की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आप चाहे जितने नारे लगा लो लेकिन मोदी की कब्र कभी नहीं खोद पाओगे। अपने भाषण में मोदी ने कब्र खोदने वाली बात का जिक्र कम से कम 15 बार किया। पीएम मोदी ने गांधी परिवार को आदतन चोर करार दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इन लोगों ने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए महात्मा गांधी का सरनेम भी चुरा लिया है। पीएम ने केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहे जाने पर भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि एक सिख सांसद को गद्दार कहना कांग्रेस की सिखों के प्रति नफरत को दर्शाता है, जबकि बिट्टू के परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया है। संसद की गहमागहमी के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला खुलासा किया है। बिरला ने दावा किया कि उनके पास पुख्ता जानकारी थी कि कांग्रेस के कुछ सांसद प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ संसद के भीतर किसी अनहोनी या अप्रत्याशित घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। स्पीकर ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली थी कि कई कांग्रेसी सदस्य प्रधानमंत्री की सीट के पास जाकर कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं जो इतिहास में कभी नहीं हुई। इसी वजह से उन्होंने खुद पीएम मोदी से आग्रह किया कि वे सदन में न आएं। बिरला ने विपक्ष के आचरण को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला धब्बा बताया। वहीं कांग्रेस ने स्पीकर के दावों को खारिज कर दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने इसे सरासर झूठ बताते हुए कहा कि पीएम में सदन का सामना करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वे स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं। हरकारा डीप डाइव के ताज़ा एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने प्रधानमंत्री के भाषण और पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब को लेकर सवाल उठाए हैं। श्रवण गर्ग का कहना है कि प्रधानमंत्री ने अपने 1.5 घंटे के भाषण में कांग्रेस और नेहरू पर तो हमले किए, लेकिन चीन, लद्दाख और नरवणे की किताब पर चुप्पी साधे रखी। नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में बताया गया है कि 2020 के चीन संकट के दौरान चीनी सेना कैलाश रेंज के पास 500 मीटर तक आ गई थी। उस समय नरवणे ने राजनीतिक नेतृत्व से निर्देश मांगे थे, लेकिन उन्हें कहा गया कि जो उचित समझे करें। श्रवण गर्ग ने कहा कि यह घटना राजनीतिक और सैन्य संबंधों की गंभीर तस्वीर दिखाती है। उन्होंने याद दिलाया कि गलवान के समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना कोई घुसा है और ना कोई आया है, जबकि किताब में स्थिति अलग बताई गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने करीब 1 साल के अंतराल के बाद दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदना फिर से शुरू कर दिया है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने के बाद ये कदम उठाया गया है। उद्योग सूत्रों के अनुसार रिलायंस ने कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी विटोल के जरिए 20 लाख बैरल तेल का सौदा किया है, जिसकी डिलीवरी अप्रैल महीने में होनी है। बताया जा रहा है कि रिलायंस को ये तेल अंतर्राष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड के मुकाबले करीब $7 प्रति बैरल की भारी छूट पर मिल रहा है। ये रिलायंस के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि उनकी रिफाइनरी वेनेजुएला के हैवी क्रूड को रिफाइन करने में सक्षम है। रिलायंस और विटोल ने इस पर अभी कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। मणिपुर में हिंसा और तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सुमीर कर्माकर की रिपोर्ट के मुताबिक हथियारबंद कुकी समूहों ने इम्फाल में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले किपगेन और 2 हमार जोमी विधायकों की हत्या के लिए नकद इनाम की घोषणा की है। लोकप्रिय सरकार की बहाली के एक दिन बाद ही कुकी बहुल चूराचांदपुर जिले में हिंसा भड़क उठी। कुकी संगठनों ने इन विधायकों के सरकार में शामिल होने के विरोध में बंद और सामाजिक बहिष्कार का ऐलान किया था। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी और आगजनी की। कुकी महिला विधायक नेमचा किपगेन द्वारा वर्चुअली उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कुकीज़ो संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है। ग्राम स्वयंसेवकों ने किपगेन की हत्या के लिए 20 लाख रुपये और अन्य 2 विधायकों के लिए 10-10 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की है। कुकीज़ो काउंसिल ने कहा है कि इन विधायकों ने दुश्मन के साथ खड़े होकर समुदाय के बलिदान का अपमान किया है।
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की पहली किश्त लगभग तैयार है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 4-5 दिनों में एक संयुक्त बयान जारी किया जाएगा और मार्च में इस डील पर हस्ताक्षर होंगे। गोयल ने बताया कि समझौते पर हस्ताक्षर होते ही कार्यकारी आदेश के जरिए भारत से आने वाली वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ घटाकर 18% कर दिया जाएगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर भी चर्चा है कि भारत अमेरिका से $500 अरब का सामान खरीदेगा। अधिकारियों के मुताबिक इसमें 70 से 80 अरब डॉलर के विमानों के ऑर्डर शामिल हैं। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि मार्च में कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद भारत भी अमेरिका पर टैरिफ कम करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि भारत रूसी तेल की खरीद बंद करने पर सहमत हो गया है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस पर सीधा जवाब नहीं दिया है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत की 1.4 अरब जनता के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा सोर्सिंग में विविधता लाने की रणनीति पर काम कर रहा है और जहां से भी सस्ता तेल मिलेगा वहां से खरीदा जाएगा। उधर ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने फाइनेंशियल क्रॉनिकल को बताया कि भारत अपनी ज़रूरत का 1/3 तेल रूस से खरीदता है। उन्होंने कहा कि रूसी तेल को अमेरिका या वेनेजुएला के महंगे तेल से बदलना मुश्किल है क्योंकि वेनेजुएला का तेल गाढ़ा है और अमेरिका के पास इतनी आपूर्ति नहीं है। मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में एक अवैध कोयला खदान में संदिग्ध डायनामाइट विस्फोट में 18 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि 16 शव बरामद कर लिए गए हैं और उनकी पहचान की जा रही है। एक घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशांत मजूमदार की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में ही रेड होल माइनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अवैध खनन अब भी जारी है। ऊंची मजदूरी के लालच में लोग जान जोखिम में डालकर इन खदानों में काम करते हैं। राज्य के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इनमें से अधिकांश अवैध खदानें प्रभावशाली लोगों की हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार में 26 जनवरी को हुए विवाद में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। ऑल्ट न्यूज़ के पत्रकारों शिंजनी मजूमदार और मोहम्मद जुबैर ने वीडियो फुटेज की जांच करके इन अज्ञात आरोपियों की पहचान कर ली है। मामला ये था कि एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार को उसकी दुकान के नाम में बाबा शब्द होने पर भीड़ घेर रही थी। तब दीपक कुमार कश्यप ने बीच बचाव किया और खुद को मोहम्मद दीपक बताते हुए कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दीपक के खिलाफ प्रदर्शन किया। ऑल्ट न्यूज़ की जांच में सामने आया है कि अज्ञात बताए गए लोग बजरंग दल के पदाधिकारी अमन स्वेडिया और उनके साथी हैं जो पहले भी ऐसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। आर्टिकल 14 की एक रिपोर्ट में कर्नाटक में यूएपीए कानून के इस्तेमाल में भेदभाव का दावा किया गया है। मोहित एम की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2022 से मई 2025 के बीच दक्षिणी तटीय कर्नाटक में बदले की हिंसा में 6 लोगों की हत्या हुई। इनमें 2 हिंदू और 4 मुसलमान थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 मुस्लिम युवकों की हत्या को पुलिस ने साधारण हत्या माना, जबकि 2 हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या में यूएपीए जैसा सख्त कानून लगाया गया। आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों में करीब 85% मुस्लिम हैं। रिपोर्ट बताती है कि भाजपा शासनकाल में कांग्रेस की तुलना में 5 गुना अधिक बार यूएपीए का इस्तेमाल किया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनकी पार्टी मियां समुदाय के सीधे खिलाफ है और 4-5 लाख मियां वोटरों को लिस्ट से हटाया जाएगा। जमीयत ने अपनी याचिका में कहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का ऐसा बयान पूरे समुदाय को बदनाम करता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से हेट स्पीच के खिलाफ सख्त दिशा निर्देश बनाने की मांग की है ताकि कोई भी अपने पद का दुरुपयोग न कर सके। सरकार ने राज्यसभा को बताया है कि वह ईरान के चाबहार बंदरगाह परियोजना पर अमेरिकी प्रतिबंधों के असर को कम करने के लिए संपर्क में है। पीटीआई के अनुसार विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि अमेरिका ने प्रतिबंधों में मिली छूट को रद्द कर दिया था, लेकिन चर्चा के बाद इसे अप्रैल 2026 तक बढ़ा दिया गया है। भारत ने इस बंदरगाह के उपकरणों के लिए $120 मिलियन की प्रतिबद्धता पूरी कर ली है। विपक्ष ने सरकार से पूछा था कि क्या अमेरिकी नीतियों के बदलने से इस परियोजना पर कोई संकट आएगा। मशहूर वेलनेस गुरु दीपक चोपड़ा अपने पुराने ईमेल्स को लेकर विवादों में हैं। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी दस्तावेजों में सेक्स अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ उनके ईमेल सामने आए हैं। 2016 और 2017 के इन ईमेल में चोपड़ा ने एप्स्टीन से प्यारी लड़कियों के बारे में चर्चा की थी। एक ईमेल में उन्होंने लिखा था कि भगवान एक रचना है लेकिन प्यारी लड़कियां हकीकत हैं। विवाद बढ़ने पर चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगते हुए इसे लहजे में गलती बताया है। उन्होंने कहा कि उनका एप्स्टीन के साथ संपर्क सीमित था। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर जिंदगी तुम्हें दीपक बनाए तो मोहम्मद दीपक बनो, चोपड़ा नहीं। तो ये थीं आज की प्रमुख खबरें।
संसद में मचे घमासान से लेकर मणिपुर की हिंसा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति तक हर खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हरकारा को आप सबस्टैक के अलावा व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हरकारा यानी शोर कम, रोशनी ज़्यादा।